नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म पर। कंपटीशन काका पर बहुत ही बेहतरीन सेशन स्टार्ट होने वाला है और अब पूरा का पूरा फोकस होगा हमारा सीटेट परीक्षा को लेकर। कौन सा होगा? सीटेट परीक्षा को लेकर। और सीटेट का महातांडव लेकर आ चुके हैं और प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आपको अब कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से आपको डेली प्रैक्टिस सेट 1 मिलेगा और वो पूरा का पूरा पेडागॉजी बेस्ड होगा। बाल विकास एवं पेडागॉजी, जैसे आप थंबनेल में देख रहे होंगे कि आपका सीटेट 2023 जो आगामी परीक्षा हमारी जुलाई में होनी है, कंडक्ट होनी है, तो जुलाई के बिहाफ पर देखते हुए बाल विकास का हम लोगों ने बिल्कुल बेहतर तरीके से बढ़िया से तैयार कर लिया है। और ये हमारा जो प्रैक्टिस सेशन होगा ये कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर, बहुत लाजवाब होगा। प्रीवियस ईयर के जो हमारे सेट होंगे उनको ध्यान में रखते हुए, आगामी परीक्षा में कौन से प्रश्न बन सकते हैं उनको ध्यान में रखते हुए आपके सामने देखना। अभी बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब आपको ये काम करना है कि जो हमारा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करोगे, जितने भी साथी, तो प्यारे साथी एक काम ये करना, जितने भी हमारे क्वेश्चन हो रहे हैं, मान लो हम 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जितने भी हमारे कवर अप हो जाते हैं, तो आपको ये बताना है कि हमारे कितने में कितने सही हो रहे हैं और आपको छाप देना है कंपटीशन काका के कमेंट्स बॉक्स में। कंपटीशन काका के कमेंट्स बॉक्स में चैनल का अभी ये सेशन समाप्त होगा। उसके बाद प्यारे साथी आप लोग बताना कि हमारे जितने भी सवाल अभी कवर हो जाएंगे, 25-30 सवाल, जितने सवाल हम लोग करेंगे उतने में से आपका कितना नंबर आ रहा है। तो इससे आपका खुद का आकलन हो जाएगा, इवैल्यूएशन हो जाएगा। आप खुद स्वयं करो। जब आप खुद स्वयं करोगे तब आपको अंदाजा हो जाएगा कि हम कितने पानी में हैं। क्योंकि जुलाई बहुत ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ हमको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जितने अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस कर ले जाएंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है साथी, तो स्टार्ट करते हैं। बहुत बेहतरीन प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होगा। तो सीडीपी की बात अब होगी किसके साथ? रिजवी सर के साथ। सीडीपी की बात होगी किसके साथ? रिजवी सर के साथ। बहुत बेहतरीन सवालों के साथ आपके सामने आ चुके हैं। तो साथी लगने जा रहा है आपकी स्क्रीन पर पहला सवाल, बहुत ही बेहतरीन सवाल। तो इन सवालों को ध्यान में रखना। जो भी सवाल आपको नए लगे, फिर ध्यान से सुनना, जो भी सवाल आपको नए लगे उन सवालों को तुरंत नोट डाउन कर लेना। तुरंत उन सवालों को क्या कर लेना? नोट डाउन कर लेना, क्योंकि सवाल बहुत ही लाजवाब है साथी। तो स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बिना देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है और पहला सवाल बहुत बेहतरीन सा सवाल लग चुका है। बहुत प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत लाजवाब सवाल लग चुका है। आपको बताना है इसका सही जवाब क्या होगा। भारतीय संविधान में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार निम्न में से शामिल है। निम्न में शामिल है। जो हमारा भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो कहा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की बात की गई, तो कौन से आर्टिकल में कही गई और इसका पोस्टमार्टम करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। बहुत बेहतरीन तरीके से लाजवाब सेशन आपका होगा साथी। यहाँ से कई क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, तो हमें एक क्वेश्चन पर फोकस नहीं करना है, हमें सब पर फोकस करना है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना। जैसे ही आपका आया 6 से 14 वर्ष की बात हो, तो याद रखना साहब, जैसे ही 6 से 14 वर्ष की बात होगी तो याद रखना 21A आर्टिकल 21A में कहा गया कि हमारे जो 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे, 6 से 14 वर्ष के बालक होंगे, उनको हम कौन सी शिक्षा देंगे? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे। कैसी शिक्षा देंगे? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देंगे। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। अब ध्यान से सुनना साथी, एक सवाल तो ये बन गया, मेरा कंप्लीट हो गया। दूसरा सवाल सुनना। दूसरा सवाल हमारा कहता है कि ये जो हमारा 21A जोड़ा गया तो भारतीय संविधान के कौन से संशोधन में है? तो हमारा 86वां संविधान संशोधन। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये बात की गई। संशोधन के अंतर्गत बात की गई।
तो पूछा जाए आर्टिकल 21A कौन से संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो आर्टिकल 21A हमारा 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत, किसके तहत, 2002 के तहत। तो एक सवाल हमारा बना कि आर्टिकल 21A हमारा जो आया, तो आर्टिकल 21A हमारा कितने वर्ष के बालकों के लिए आया, 6 से 14 वर्ष। बस साथी एक पॉइंट और सीखना, जैसे आपसे हमने कहा कि मान लो आपसे पूछे कि आर्टिकल 21A के तहत, अब यहां पर हमने सामान्य बालकों की बात करी है, जो हमारे जर्नल चाइल्ड हैं। अब जो हमारे विकलांग बच्चे हैं, कैसे बच्चे हैं, विकलांग हैं, दृष्टिबाधित हैं, है ना, तो इन बच्चों के लिए, विकलांग बच्चों के लिए हमारा ये जो होगा 6 से 14 वर्ष, 6 से 14 वर्ष को बढ़ा दिया गया 6 से 18 वर्ष। कितना कर दिया गया, 6 से 18 वर्ष। छाप लेना मेरे साथी। अगर आपसे पूछे जो हमारे दृष्टिबाधित बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, उनके लिए कितने वर्ष की बात की गई, तो हमारे कितने वर्ष के लिए बात की गई है, 6 से 18 वर्ष। और जो हमारे नॉर्मल जर्नल चाइल्ड हैं, उनके लिए कितना, 6 से 14 वर्ष। कितना है, 6 से 14 वर्ष। इतनी बात क्लियर है साथी। नेक्स्ट सवाल पर चलेंगे, और नेक्स्ट सवाल हमारा क्या होगा, ध्यान से सुनना। नेक्स्ट सवाल हमारा पूछ रहा है, हाँ इसका आंसर टिक कर लेना, क्या होगा, अनुच्छेद 21A। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जितने भी साथी हमारे डी को करेक्ट किए होंगे वो बिल्कुल सही जवाब होगा उनका। तो बहुत बढ़िया साथी, ऐसे सवालों को बढ़िया से अच्छे से तैयार कर लेना। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट सवाल ध्यान से सुनना, क्या लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं। क्या पूछा है, निम्न में से कौन सा नियम या सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होता है। तो बताना, विकास का एक आयामी होता है, एक आयाम में चलता है। विकास एक दिवसीय होता है, ठीक है। फिर कह रहा विकास एक सतत प्रक्रिया है, असतत प्रक्रिया है। कैसी है, असतत प्रक्रिया है। फिर कह रहा विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी है। बहुत प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा है, इसका बिल्कुल से अच्छे से पोस्टमार्टम किया जाएगा, तो ध्यान से बने रहना हमारे साथ। अब देखना, जैसे यहां पर आपसे पूछा निम्न में से कौन सा सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों में विकसित होते हैं, भिन्न भिन्न दरों में, रेशियो में। अब ये बात ध्यान से सुनना, विकास एक आयामी नहीं होता है, ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, हमारा विकास एक दिवसीय नहीं द्विदिवसीय होता है, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। विकास हमारा एक सतत नहीं, असतत नहीं, सतत प्रक्रिया होती है, ठीक है, ये भी गलत हो गया। तो बचा कौन सा आपका, डी ऑप्शन। लेकिन साथ ही डी को बढ़िया से पढ़ना है, जानना है डी के बारे में कि डी क्या कह रहा है। अधोगामी और शीर्षगामी के बारे में आओ चर्चा करते हैं, अधोगामी और शीर्षगामी के बारे में आओ बढ़िया से चर्चा करते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं अधोगामी, अधोगामी, और दूसरे साइड लिखते हैं शीर्षगामी। एक साइड हमने लिखा अधोगामी और दूसरे साइड क्या लिखा, शीर्षगामी। अब प्यारे साथी, इसका इंग्लिश शब्द देख लेना, इंग्लिश मीनिंग देख लेना, बस बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे अगर हम अधोगामी की बात करें तो अधोगामी को हम बोलते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल, प्रॉक्सिमो डिजिटल, प्रॉक्सिमो डिजिटल। सिफेलोकाउडल, ध्यान से देखना, प्रॉक्सिमो डिजिटल, प्रॉक्सिमो डिजिटल सिफेलोकाउडल। सिफेलोकाउडल ये होता है।
बिल्कुल अच्छे से ध्यान से समझना प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है, सिफेलोकाउडल क्या होता है। बिल्कुल बने रहना हमारे चैनल के साथ, बहुत लाजवाब सेशन है आपका और सिखा कर जाएंगे। यहाँ पर कहीं ना कहीं 2 नंबर बिल्कुल पक्का होगा। बिल्कुल 1-2 नंबर हर बार पेपर में पूछता है कि सिफेलोकाउडल क्या है, प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहो हमारे साथ और सीखते हैं और देखते हैं ध्यान से। जैसे हमने कहा कि यहाँ पर लिखा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, क्या लिखा है, प्रॉक्सिमोडिस्टल। तो जो विकास हमारा कहां से होगा, अंदर से बाहर की ओर। कहां से होगा, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, अंदर से बाहर की ओर जो हमारा होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल, प्रॉक्सिमोडिस्टल। अब जो हमारा कौन सा होगा, सर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर। एक होता है हमारा अंदर से बाहर की ओर और एक होता है सर से पैर की ओर। ये 2 प्रकार के हमारे विकास होते हैं, डेवलपमेंट होते हैं। ये हमारा मनोविज्ञान में बताया गया कि हमारे कितने प्रकार के, तो 2 प्रकार के विकास होते हैं। अब देखना, एक ऑप्शन आपको और मिल सकता था, जैसे 1 दिवसीय लिखा था तो 2 हो जाता, तब ऑप्शन हमारा क्या हो जाता, बेस्ट हो जाता, सही हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब इनको बढ़िया समझो। जैसे हमने कहा कि अगर अंदर से, है ना, अंदर से छाती से बाहर की ओर, मतलब पहले हमारे इसका सबका विकास होगा, फिर हमारी बड़ी भुजाओं का जैसे विकास होगा, फिर धीरे धीरे क्या होगा, छोटी भुजाओं का होगा। तो अंदर से बाहर की ओर जो विकास होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाएगा। लेकिन अगर जो हमारा सर से पैर की ओर विकास चलेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, सिफेलोकाउडल। अब देखना, यहाँ पर आपको सिफेलोकाउडल में जैसे ही सिफेलोकाउडल आपको लिखने को कहा जाएगा तो आप क्या लिखोगे, सी लिखोगे। जैसे ही सी लिखोगे तो तुरंत लगा देना क्या, रा, तो क्या बन जाएगा, सिर। तो जो सिर से पैर की ओर चलेगा वो क्या कहलाएगा, सिफेलोकाउडल। ट्रिक याद करना, कुछ नहीं करना, आपको ट्रिक याद करना है। जैसे ही आपसे पूछे कि सिफेलोकाउडल, सिफेलोकाउडल हमको शीर्षगामी और अधोगामी ये सब कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इसकी इंग्लिश याद रखनी है। इसकी हमेशा गलत हो जाएगा क्योंकि हिंदी के बहुत सारे अनेक शब्द मिल जाते हैं। कई बार हमारे पेपर में पूछा गया और हम लोग फंस जाते हैं सिर्फ और सिर्फ हिंदी देखकर। तो साहब हिंदी के साथ साथ आपका बाइलिंगुअल पेपर होता है, उसमें आपको इंग्लिश टर्मिनोलॉजी लेकर चलनी होगी। कुछ ऐसे सवाल हमारे होंगे जहां पर हम आपको सिखाएंगे कि जहां पर बिल्कुल आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी लेकर चलनी होगी, तभी आप सही कर पाओगे, तभी आप क्या है, सही कर पाओगे। तो ध्यान से सुनना, जैसे ही सिफेलोकाउडल की बात होगी तो सिफेलो को जैसे ही आप सी लिखते हो तो सी में क्या लगा दोगे, रा लगा दोगे, क्या बन जाएगा, सिर। जो सिर से पैर की ओर चले तो वो क्या है, शीर्षगामी या सिफेलोकाउडल है। क्या है, शीर्षगामी या सिफेलोकाउडल है। दूसरा हमारा, जब एक सिर से पैर की ओर हो गया तो दूसरा क्या है, अंदर से बाहर की ओर। दूसरा क्या है, अंदर से बाहर की ओर। तो छाप लेना मेरे साथी, छाप लेना, इसको देखना, आपके पेपर में जरूर आएगा, जरूर आएगा। हर बार रिकॉर्ड रहा है कि सिफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल से एक क्वेश्चन जरूर बना है। ठीक है, आओ नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। ठीक है, दूसरे का सही जवाब क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। तो चलो आते हैं नेक्स्ट सवाल, और नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर बहुत जबरदस्त लगने वाला है। तीसरा नंबर, ध्यान से देखना, तीसरा नंबर आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है और लग चुका है। बताना, क्रेस्मर ने व्यक्ति को निम्न में से किस प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया है। जो हमारे क्रेस्मर महोदय हैं, किसमें वर्गीकृत किया है, सुडौलकाय, एथलेटिक, स्थैनिक, लंबकाय, पिकनिक, गोलकाय या ऑल ऑफ दिस, इनमें से सभी। देखो साथी, आप तक सवाल पहुंचा रहे हैं तो सवाल सॉल्व कराना ही मेरा मकसद नहीं है, डेटा आप तक पहुंचाना, क्या क्या हमारा पूछ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है सभी लोग जानते हो, सुडौलकाय, लंबकाय और गोलकाय, तीनों हमारे किसने बताए हैं, क्रेस्मर महोदय ने बताए हैं। किसने बताए हैं,
क्रिस्मर महोदय ने बताए हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछे क्रिस्मर के द्वारा कितने प्रकार बताए गए, कितने वर्गीकृत में व्यक्ति को बांटा गया, तो कितने? 3। कितने? 3। कौन कौन से? सुडौलकाय, लंबकाय और गोलकाय। अब ध्यान से सुनना इसका भी, इसके बारे में भी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी होगा, लेकिन इसका भी बढ़िया समझो। जैसे सुडौलकाय की बात करें तो वह व्यक्ति होता है जो बिल्कुल परफेक्ट होता है। क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट होता है, मतलब जिसकी लंबाई चौड़ाई है ना, बिल्कुल फिट आदमी हो। कैसा आदमी हो? बिल्कुल फिट आदमी हो, तो हमारा क्या कहलाएगा? सुडौलकाय। बिल्कुल सुडौल बॉडी कहते नहीं, देखो इसकी लंबाई भी बढ़िया है, चौड़ाई भी फिट है, एक एवरेज है, बिल्कुल फिट है, बिल्कुल परफेक्ट मैन है। ठीक। लंबकाय वो होता है जो कहीं ना कहीं पतला दुबला। कैसा? पतला दुबला आदमी है ना, पतला दुबला आदमी, फूंक दो तो उड़ जाए, तो हमारा कैसा है? लंबकाय। अच्छा, गोलकाय कैसा होता है? ये होता है छोटा नाटा, है ना, छोटा नाटा, चर्बी नुमा। कैसा? चर्बी नुमा, बहुत चर्बी होगी इनके शरीर में, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे? गोलकाय, मतलब पिकनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? गोलकाय, पिकनिक कहलाएंगे। क्लियर है इतनी बात? फिर से एक बार समझना साथी। जैसे हमने कहा एथलेटिक जो हमारे होते हैं, सुडौलकाय जो हमारे होते हैं, तो सुडौलकाय हमारे कैसे होते हैं? तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट मैन होते हैं। कैसे होते हैं? परफेक्ट आदमी होते हैं। अब इसमें क्या होता है? लंबाई भी बढ़िया, चौड़ाई भी बढ़िया, बिल्कुल फिट। ठीक है, तो हमारे कैसे हैं? और थोड़ा बहुत तंदुरुस्ती भी है, तभी तो फिट होंगे। और जो पतले दुबले झींगुर जैसे होंगे, पतले दुबले, जिनको फूंक दिया जाए तो उड़ जाए, तो हमारे कैसे कहलाएंगे? लंबकाय। लंबकाय मतलब लंबे हैं, पतले हैं, दुबले हैं, चल नहीं पा रहे हैं, तो हमारे कैसे हैं? लंबकाय। लेकिन जो नाटे हैं, मोटे हैं, चर्बी खूब बड़ी है उनके शरीर में, तो हमारे कैसे कहलाते हैं? गोलकाय कहलाते हैं। तो ये बात किसने कही है? तो क्रिस्मर महोदय ने कही है। किसने कही है? क्रिस्मर महोदय ने कही है। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन साथी, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो डी को लॉक कर दिया जाता है। और साथी सुनते रहना, जितने भी सवाल सॉल्व करोगे वो कहीं ना कहीं आपको बताना है। आपको इस सेशन को खत्म होने के बाद आप जब भी देखना, आज देखना, कल देखना, जब भी देखना, जब आपको टाइम मिले, लेकिन एक बार अपना स्व आकलन जरूर कर लेना, अपना इवैल्यूएशन जरूर कर लेना, देखना और बताना। और हम बिल्कुल नेक्स्ट क्लास में जब आएंगे तो जो साथी भी हमारे कमेंट्स बॉक्स में छापे रहेंगे कि हाँ ये सही हुआ, तो उनको बिल्कुल हम यहाँ पर इस चैनल के माध्यम से उनका नाम लिया जाएगा। ठीक है साथी, तो आओ नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लगने जा रहा है। चौथा नंबर, बताना निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब एक बात यहां पर ध्यान रखना, जैसे निम्न में से कौन सा कथन सही है, तो इसमें से 3 ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। 3 ऑप्शन क्या होगा? गलत होगा। ठीक है, एक को हमें सही निकालना है, लेकिन अगर नहीं है पूछता है तो 3 ऑप्शन क्या होता है? सही होता है, एक गलत होता है, वही वाला निकालना होता है। इसमें कंफ्यूज मत होना। ठीक है, अब देखना, कह रहा है पहला ऑप्शन, क्या कह रहा है? ध्यान से सुनना। कह रहा बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। अच्छा, एक बात और याद रखना, पहला ऑप्शन अगर आपको सही लगे तो ये नहीं कि वही मारा और निकल गए आगे। साहब ये सीटेट है, 4 के चारों ऑप्शन सही होंगे, समझ रहे हो? 4 के 4 ऑप्शन आपके सही होंगे, लेकिन साहब 4 में कौन सा सबसे अच्छा है, ये तो जब हम 4 पढ़ लेंगे तभी बता पाएंगे ना। ये तो हम जब 4 ऑप्शन पढ़ लेंगे, रीड कर लेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा बढ़िया है। समझ में आ रही बात? तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी। सीटेट में पहला पॉइंट हमेशा याद रखना कि पहला ऑप्शन अगर आपको लगा कि हाँ बिल्कुल सही है, आंख बंद करके लगाया और निकल गए, ना ना ऐसा मत करना, क्योंकि हो सकता है दूसरा वाला उससे बढ़िया हो सकता है तीसरा वाला उससे बढ़िया हो सकता है चौथा वाला उससे बढ़िया हो।
आओ देखते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आपको बिल्कुल मिलेंगे, ध्यान से देखना। दूसरा कह रहा बचपन वह अवधि है जिसे 10 भिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। अच्छा, हम कह रहे हैं बचपन वो अवधि है जिसे 10 नहीं हम 20 भिन्न अवस्थाओं में बांट सकते हैं। कोई तीसरा है, उसने कहा हम 40 में बांट सकते हैं। तो क्या ऑथेंटिक है ऐसा कुछ? और जहां पर विडंबनाएं आ जाए, जहां पर विभेद ज्यादा हो जाए, वो ऑप्शन हमेशा गलत होता है। किसी ने कहा 10 होती है, किसी ने कहा 5 होती है, किसी ने कहा 15 होती, तो ये ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। जैसे ऑप्शन कटता जाए वैसे काटते जाओ। बिल्कुल सीखते रहो आराम से साथी, बिल्कुल आराम से सीखते रहो, बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे आपको। सीटेट के पेपर से पहले आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे कि सवाल हमें नहीं आ रहा है, नहीं पढ़े हैं, लेकिन अभी सवाल का सही जवाब कैसे निकालें, बस वही साथी सीख लेना। आओ देखो, फिर कह रहा बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है। ऑप्शन पढ़ते जाना, पूरा ऑप्शन पढ़ते जाना। अगर यहाँ पर नहीं शब्द खाली हटा दिया जाए और कहा जाए बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है, बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन क्या लगा है? नहीं। जैसे ही नहीं लग गया तो समझो पूरा काम क्या कर दिया इन्होंने? खराब कर दिया अपनी लाइन का। क्या कर दिया? खराब कर दिया। तो इसलिए तीसरा भी क्या हो गया? गलत हो गया। नेक्स्ट देखना, बच्चों का विकास केवल अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, कहीं पर भी केवल, सिर्फ, पर ऐसे सवाल मिले, सवालों में शब्द मिले तो हमेशा 99% क्या होता है? गलत होता है। 1% को हम मानते हैं, वो 1% आपको सिखाएंगे कि कब केवल, कब सिर्फ, ऐसे वाले सवाल हमारे सही होंगे। देखो यहां पर बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता नहीं, वातावरण का भी होता है। किसका? वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। तो बचा कौन सा हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। तो बहुत बढ़िया साथी, ए ऑप्शन क्लियर है। चलो नेक्स्ट सवाल देखना। 5 नंबर रीड करो, 5 नंबर एक बार बढ़िया से रीड करो और देखो इसका सही जवाब क्या होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये पूछा है आपसे कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। बहुत ही प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है साथी, बहुत प्यारा सा सवाल आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। बताना निम्न में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। और हमें लगता है ये सवाल हमारा रिपीट हो गया है, 2 बार आ चुका है, ठीक है। ये सवाल हमारा क्या हो गया है? रिपीट हो गया है, 2 बार आ चुका है। तो साथी बस एक बार इसका जवाब बता देना, एक बार इसका जवाब बता देना, तो पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, बहुत लाजवाब सवाल। आनुवंशिक विन्यास की पूर्व निर्धारित, ध्यान से सुनना सवाल, सवाल में अगर जरा सा भी बहके तो पूरा का पूरा सवाल गलत। आनुवंशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। निर्धारित पूर्व रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया कहलाती है। एडॉप्टेशन कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है, लर्निंग कहलाती है, अधिगम कहलाती है, सोशलाइजेशन मतलब सामाजिकरण कहलाती है, मैच्योरेशन मतलब परिपक्वता कहलाती है। तो ध्यान से सुनना मेरे साथी, आनुवंशिकता हेरिडिटी की बात हो रही है और हेरिडिटी का जैसे ही नाम आए, किसका? हेरिडिटी की जैसे ही नाम आए हेरिडिटी, तो हेरिडिटी के बारे में थोड़ा सा सीख लो। हेरिडिटी हमारी आनुवंशिकता है क्या? आनुवंशिकता की बात करें, आनुवंशिक विन्यास लिखा हुआ है यहाँ पर, आनुवंशिक विन्यास लिखा हुआ है। हेरिडिटी जो हमारा कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसे होता है, ध्यान से सुनना। जैसे हमने कहा, बिल्कुल बने रहना हमारे साथ। जैसे आनुवंशिकता की बात करेंगे तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे कि हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज, है ना, हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज, हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज से, हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज से जो कुछ भी गुण, जो कुछ भी गुण, जो कुछ भी लक्षण, जो कुछ भी लक्षण या जो कुछ भी हमारी विशेषताएं,
विशेषताएं संतान में, किसमें? संतान में। संतान मतलब हमारे बच्चे में, संतान में क्या होती हैं? तो क्या बताओगे? स्थानांतरण होती है। क्या होती है? स्थानांतरण होती है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा कहलाता है हेरिडिटी कहलाता है। हेरिडिटी कहलाता है मतलब आनुवांशिकता कहलाता है। आनुवांशिकता कहलाता है। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना, आनुवांशिकता शब्द हो, वंशागत शब्द हो, कैसा शब्द हो? वंशागत शब्द हो, या आपसे कहा जाए वंशानुक्रम हो, है ना, ऐसे शब्द कहीं पर भी मिले तो समझ जाना किसकी बात हो रही है? हेरिडिटी की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? हेरिडिटी की बात हो रही है। तो हमने कहा कि हमारे माता पिता या हमारे पूर्वज से अगर कोई भी गुण, लक्षण या विशेषता किसमें? संतान में क्या होती है? स्थानांतरण होती है, ट्रांसफर होती है, तो हमारा क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। जैसे मान लो हमारे माता पिता थे, हमारे माता पिता क्या है? बिजनेसमैन है, तो कहीं ना कहीं उनके गुण, लक्षण, विशेषता हमारे अंदर भी आएगी। या हमारे मम्मी पापा के या हमारे पूर्वजों के बाल क्या थे? घुंघराले थे, और वही घुंघराले बाल क्या हुए? हमारे भी निकलना स्टार्ट हो गए। हमारे माता पिता खूब लंबे चौड़े, हम भी क्या है? खूब लंबे चौड़े। किसी के माता पिता की आंखें क्या है? ब्राउन है, कंजी है, बच्चे की भी क्या है? ब्राउन है, कंजी। तो ये सब सारे गुण, लक्षण, विशेषताएं हमारी कहां से आती है? माता पिता या पूर्वजों से। ठीक है। अब एक पॉइंट यहाँ पर और सीख लेना, जैसे हम पूर्वजों की बात करते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 ऐसे हमारा क्या होता है? ट्रांसफर होता है। जैसे मान लो पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी ये होती है कि हमारे माता पिता के जो गुण, लक्षण, विशेषताएं होंगी वो कितना होगी? 1/2 भाग होगी। फिर हमारे दादी दादा की कितनी होगी? 1/4 होगी। फिर हमारे परदादा की कितनी होगी? 1/8। फिर ऐसे ही परदादा, सगड़ दादा, नगड़ दादा, जैसे जितने चले जाए। समझ में आ रही बात? तो पॉसिबिलिटी है ये, क्लियर है? ऐसे वंश दर वंश घटती जाती है। क्या होती है? वंश दर वंश घटती जाती है। मतलब जो हमारे माता पिता के गुण, लक्षण, विशेषता आने की पॉसिबिलिटी है वो कितनी है? 1/2 भाग। जो हमारे दादी दादा के आने की पॉसिबिलिटी है वो कितना है? 1/4 भाग। ऐसे वंश दर वंश क्या होती है? पिछली पीढ़ियां हमारी घटती जाती हैं। क्लियर है इतनी बात? तो ध्यान से देखना, सवाल क्या पूछा था? सवाल पूछा था आपसे कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया अनुकूलन की कोई बात नहीं है। अडॉप्टेशन का मतलब होता है कि जैसे आप कहीं पर गए और अपने आप को क्या करिए? वहां पर ढाल लिए। अधिगम, लर्निंग की यहाँ पर कोई बात नहीं हो रही है। ठीक है। समाजीकरण का कोई मतलब नहीं है। ठीक है। सोशलाइजेशन का तो बचा कौन सा? मैच्योरेशन, मतलब परिपक्वता। क्या होती है? परिपक्वता। क्लियर है इतनी बात? तो नेक्स्ट सवाल देखना। नेक्स्ट सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है, बहुत ही बेहतरीन सा लाजवाब सवाल लग चुका है। 7 नंबर, जल्दी से रीड करो और सोचो इसका सही जवाब क्या होगा। देखो, जैसे डॉट डॉट समाजीकरण का प्राथमिक और डॉट डॉट समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। अच्छा, एक पॉइंट यहां पर देखना, जैसे हमने कहा, बहुत प्यार से समझना, जैसे हमने कहा कि जैसे बच्चे का क्या हुआ? जन्म हुआ। क्या हुआ? बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा सामाजिक होगा कि असामाजिक होगा? बच्चे का जब जन्म हुआ तो बच्चा हमारा सामाजिक होगा कि असामाजिक होगा? मान लो हमारे घर में नया बच्चा आया, नया लल्ला हमारे घर में आया, ठीक, आज उसका जन्म हुआ। अब बताना, जब जन्म हुआ तो जन्म के समय बच्चा सामाजिक होगा कि असामाजिक होगा? तो ध्यान से सुनना मेरे साथी, जैसे हम लोग जल्दबाजी में गलत करके चले जाते हैं, और आई होप, हमें लगता है, पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्या लगाओगे? असामाजिक वाला। कौन सा लगाओगे? असामाजिक वाले को सही करोगे कि जब बच्चे का जन्म होगा तो बच्चा क्या होगा? असामाजिक होगा। अरे मेरे लाल, अगर बच्चे का जन्म हुआ है तो
तो बच्चे का जब जन्म हुआ है तो जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होगा ना तो असामाजिक होगा। क्यों? अब ध्यान से सुनना, जैसे जन्म होता है फिर वो आता है किसके? समाज के संपर्क में आता है, समाज के संपर्क में आता है। किस में आता है? समाज के संपर्क में आता है। और जब समाज के संपर्क में आएगा तो वो दोनों गुण सीखेगा, चाहे सामाजिक गुण हो और चाहे असामाजिक गुण हो। तो ध्यान से सुनना, जैसे हमने कहा बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे का जन्म के दौरान ना तो वो सामाजिक था ना असामाजिक था, लेकिन जैसे ही बच्चे का जन्म होता है और बच्चा हमारा जाता है किसके? समाज के संपर्क में। जैसे थोड़ा सा दिन बीता तो किसके संपर्क में गया? समाज के संपर्क में। अब समाज के संपर्क में गया तो हम ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि बच्चा बिल्कुल सामाजिक ही होगा। हो सकता है असामाजिक गुण भी सीख जाए, गाली गलौज करना सीख जाए। वो तो डिपेंड करता है कि वहाँ का सोशलाइजेशन, समाजीकरण, वहाँ का कल्चर कैसा है, बच्चा कैसा अडॉप्ट करता है। क्लियर है? तो याद रखना हमेशा, जन्म के समय बच्चा ना तो सामाजिक होगा ना असामाजिक होगा। समाज के संपर्क में आने के बाद हो सकता है वो सामाजिक हो जाए, सामाजिक गुण एक्सेप्ट कर ले, हो सकता है असामाजिक गुण। तो यहाँ पर क्या सवाल था? डाट समाजीकरण का प्राथमिक और डाट समाजीकरण का द्वितीयक। अब याद रखना, सबसे पहला जो समाजीकरण होता है वो हमारा कहीं ना कहीं परिवार होता है। क्या होता है? परिवार होता है। भाई अगर आपका बच्चा या मेरा बच्चा सामाजिकता सीखेगा, कुछ उसके अंदर सोशलाइजेशन आएगा, समाजीकरण आएगा, तो सबसे पहले तो घर परिवार से ही आएगा। ठीक है, घर परिवार। अगर परिवार ऑप्शन मिल गया है ना, और इससे और बेटर ऑप्शन अगर माता पिता मिल जाए तो पहली प्रायोरिटी माता पिता। निकटस्थ परिवार मिल जाए तो वो ऐसे ऑप्शन प्राथमिक में आएंगे। किस में आएंगे? प्राथमिक में। ठीक है, प्राइमरी सोशलाइजेशन जो होगा हमारा, वो हमारा परिवार हो जाएगा। तो देखो सबसे पहला ही ऑप्शन इसमें दिख रहा है क्या? परिवार। तो और कहीं पर परिवार हमारा दूसरे नंबर पे दिख रहा है, ये गलत हो गया। मीडिया पास पड़ोसी हमारा दूसरे नंबर पर, ये भी गलत हो गया। तो परिवार और दूसरे नंबर पर क्या आएगा? विद्यालय। अब यहाँ पर एक पॉइंट और समझने वाली है। देखना यहाँ पर हमारे ऑप्शन चेंज हो सकते हैं। हो सकता है परिवार के साथ अगर हम क्या डाल देते? पास पड़ोसी। तो पहला तो परिवार दे देते, फिर क्या दे देते? द्वितीयक में पास पड़ोसी दे देते। तो जैसा ऑप्शन होगा वैसे हमें करना होगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, फैमिली और स्कूल। नेक्स्ट देखना साथी, नेक्स्ट होगा हमारा कौन सा? 8 नंबर। बहुत बेहतरीन सवाल, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत अगर साथी पढ़े होगे तो बिल्कुल आराम से इसका जवाब देना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से जवाब देना और बताना इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर लग चुका है साथी। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताना। देखो ध्यान से सुनो, पहले तो जितने भी साथी हमारे अगर लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में ना पढ़े हो तो एक बार बढ़िया से इसको देखो। यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने पूर्व परंपरागत प्री कन्वेंशनल स्टेज, दूसरा परंपरागत, तीसरा उत्तर परंपरागत। पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत, ये तीन जो हमारे बताए हैं वो किसने बताए हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग ने। अच्छा, इनकी एज भी जान लो। चलो आओ नेक्स्ट पेज पे अच्छे से सीखते हैं इसको। जैसे साहब सबसे पहला हमने कहा कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। किसका दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। कौन सा दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। बिल्कुल बने रहना हमारे साथ। नैतिक विकास का सिद्धांत मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। कौन सी है? मोरल डेवलपमेंट थ्योरी।
मोरल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है, ये जो मोरल डेवलपमेंट थ्योरी है ये हमारी किसकी है? तो ये हमारी किसकी है? कोहलबर्ग साहब की। किसकी है? कोहलबर्ग की। बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कोहलबर्ग ने जो अपना सिद्धांत दिया, वो सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई हैं? तो 3 अवस्थाएं बताई हैं, लेवल बताया है। लेकिन अगर सोपानों की बात करेंगे तो 6। तो आप बिल्कुल अच्छे से समझते हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम देखें तो पहला हमारा पूर्व परंपरागत है। कौन सा है? पूर्व परंपरागत। ठीक है। दूसरा है परंपरागत, प्री कन्वेंशनल स्टेट, कन्वेंशनल स्टेट। तीसरा हो जाएगा उत्तर कन्वेंशनल, मतलब पोस्ट कन्वेंशनल, परंपरागत। तो साथी बिल्कुल आराम से समझना। जैसे ये जो हमारा पूर्व परंपरागत स्तर होता है, इसको 4 से कितना माना गया है? 10 वर्ष। इसको कितना माना गया है? 10 से 13 वर्ष। ठीक है, 10 से 13 वर्ष। और इसको कितना? 13 से 16 वर्ष, इतना माना है। अब इसके आगे देखना, इसके आगे इन्होंने पहले जो लेवल है उसमें 2 सोपान बताए हैं। कितने सोपान बताए हैं? 2 सोपान बताए हैं। पहले वाले में कितने बताए हैं? 2 सोपान बताए हैं। कौन कौन सा? दंड एवं आज्ञा पालन, दंड एवं आज्ञा पालन, अभिमुखता, अभिमुखता। दूसरा बताया है यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता। तीसरे नंबर पर हमारा आएगा अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अच्छा लड़का अच्छी लड़की, अभिमुखता। फिर आएगा सामाजिक संरक्षण। तो तीसरे में फिर 2 बांटा, तो सामाजिक अनुबंध। चौथे वाले में सार्वभौमिक नैतिक विकास, सार्वभौमिक नैतिक विकास। तो छाप लेना साथी। लॉरेंस कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है हमारा नैतिक विकास का सिद्धांत, मोरल डेवलपमेंट थ्योरी, ये थ्योरी हमारे कितने लेवल बताए गए, कितने स्तर बताए गए? तो बता देना 3 स्तर बताए गए, फर्स्ट, सेकंड और कौन सा? थर्ड। अगर पूछा जाए कितने सोपान बताए गए, कितने सोपान बताए गए, तो सोपान बता देना कितने बताए गए? 6 बताए गए। प्रत्येक लेवल में कितने सोपान पूछे? तो 2। प्रत्येक लेवल में कितने? तो 2, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, इतने साथ। तो बिल्कुल ध्यान से समझना। जैसे हमने कहा पूर्व परंपरागत स्तर है, तो इसकी एज कितनी है? 4 से 10 वर्ष है। कितनी है? 4 से 10 वर्ष है। 4 से 10 वर्ष का बालक होता है तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार वो पहले लेवल में होगा, पहले स्तर में होगा। और वो कौन सा स्तर होगा? तो वो स्तर होगा साहब कौन सा? पूर्व परंपरागत स्तर, प्री कन्वेंशनल स्टेज। क्लियर है? इसमें कौन कौन सा आएगा? तो इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है, नैतिकता की कमी पाई जाती है। नैतिकता जो लाई जाती है वो नैतिकता कहीं ना कहीं जोर जबरदस्ती दबाव के कारण लाई जाती है। तो कहा गया दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, मतलब आप उसके अंदर नैतिकता लाना चाहते हो। मोरल का मतलब क्या? नैतिकता लाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दंड दोगे, पनिशमेंट दोगे, है ना, और कुछ ना कुछ आज्ञा कराओगे तब वो पालन करेंगे। जैसे घर में मान लो कोई गेस्ट आया तो आप कहोगे देखो तुम्हारे चाचा हैं ये, तुरंत पैर छुओ इनका। अब वो कहने पर जाके पैर छू रहा ना, तो मोरलिटी कहां से ला रही? दबाव, जोर जबरदस्ती दबाव के कारण। ठीक है। या यांत्रिक का मतलब होता है कुछ ना कुछ इंस्ट्रूमेंट के आधार पर, पुरस्कार देकर, प्रशंसा देकर।
अरे अभी आपको चॉकलेट खिलाएंगे, चलो भैया के पैर छुओ, भैया तुम्हारे पापा के बहुत बढ़िया दोस्त हैं, तुम्हारे चाचा लगते हैं। ऐसे करके उसके अंदर कहीं ना कहीं मोरलिटी लाई जाती है। तीसरा हमारा होता है अच्छा लड़का अच्छी लड़की, ये हमारा दूसरे लेवल में होता है। और जब यहाँ पर बच्चा पहुंचता है, एज कितनी हो जाती है, 10 से 13 वर्ष। कितनी हो जाती है, 10 से 13 वर्ष। और जब 10 से 13 वर्ष का बच्चा हमारा होता है, तो 10 से 13 वर्ष में जब बच्चा हमारा होता है, तो अच्छा लड़का अच्छी लड़की, मतलब उसके अंदर अच्छा बनने की बहुत ज्यादा जिज्ञासा होती है। तो समझना, एक लड़के के ऊपर एग्जाम्पल बताएंगे और एक लड़की के ऊपर। जैसे आप मान लो नैतिकता लाना चाहते हो किसी लड़की के अंदर, या हमारा समाज लाता भी है। कैसे लाता है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो किसी के घर पहुंचे और घर पर लड़की है, तो उस लड़की का नाम लिया कि खुशबू बिटिया बहुत अच्छी चाय बनाती है। अब खुशबू ने जैसे ही नाम सुना कि जो हमारे गेस्ट आए हैं, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं, और वो हमारी क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। अगर वो जानती है तो नाम से पूछ कहेगी कि हाँ ये भैया आए हैं, ये हमारी क्या कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं। और जैसे ही उसकी तारीफ की गई, अब वो चाय का नाम सुनी तो घर में जितना भी दूध रखा है सारे की चाय बना डाली। क्यों? क्योंकि मुझे क्या कहा है, अच्छा। तो अपने अंदर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए वो पूरा मेहनत कर देगी, और चाहे बाद में मम्मी उसकी डांटे, पागल कहीं की, पूरी चाय की जो है, पूरे दूध की जो है चाय बनाई जाती है कहीं, लेकिन वो उस टाइम क्या करेगी, बढ़िया से। अब देखना यहाँ पर सेंस देखना क्या हुआ, वो व्यक्ति कहीं ना कहीं उसके अंदर मोरलिटी ला रहा है। जब उसको अच्छा कह दिया तो अब वो चाय बनाकर लेकर आएगी। ये नैतिक कार्य हुआ कि नहीं हुआ, उसके अंदर सामाजिकता आई कि नहीं आई, आ गई ना। वैसे लड़के के बारे में सुनना, लड़के तो वैसे भी उजड़ टाइप के होते हैं, सुनना। जैसे किसी लड़के से अगर कोई कार्य कराना है, नैतिक कार्य कराना है या नैतिकता उसके अंदर लानी है, तो कैसे, जैसे मान लो कुर्सी पर बैठा है, तो ये जो 10 से 13 वर्ष की एज होती है, बहुत बढ़िया एज होती है। बस ये किशोरावस्था में पहुंच जाता है बालक, 12 से किशोरावस्था स्टार्ट होता है। बस यहाँ पर ये सारे जो दोस्त यार, आस पड़ोस जितने हैं, सब इसके नजर में भुनगा लगते हैं। अब यहाँ पर क्या करता है ये बच्चा, यहाँ पर क्या करेगा, मान लो कुर्सी है, तो कुर्सी पर देखते होगे इस एज में क्या होता है, लेके कुर्सी बैठ गए और पैर के ऊपर पैर रख के, आपको दिख नहीं रहा होगा, पैर के ऊपर पैर रखकर ठाट से बैठे। अगल बगल कोई आ रहा, कोई मतलब नहीं हो, आंख लड़ा दे तो आंख में आंख मिला के बात करेंगे। अब हम आप लोग, हमारे समाज के लोग क्या करते हैं, जैसे उसके बच्चे के बारे में जानते हैं या उसको पहचानते हैं, तो उससे कहेंगे, आपस में बात करेंगे कि अरे ये जो लड़का है ना, ये फलाने का लड़का है, और जो हमारे पड़ोसी नहीं है उन्हीं का लड़का है, बहुत बढ़िया लड़का है, अभी इसका हाई स्कूल का रिजल्ट आया बहुत बढ़िया, चाहे खराब ही आया हो। अब वो कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छा सुन रहा है, अरे भैया हमारी बड़ी तारीफ हो रही है। अब अपने आप को अच्छा बनने के लिए अब देखना क्या होगा आगे, समाज का हमारा व्यक्ति कैसे उसके अंदर सामाजिकता लाता है, नैतिकता लाता है। अब ये भाई साहब क्या हो गए, सुन सुन के अपनी तारीफ गदगद हो गए एकदम। अब धीरे से अपना जो पैर के ऊपर पैर रखे थे उसको नीचे उतार लिया, साइलेंट बैठ गए। अब कहो खुद से कुर्सी दे दें, लीजिए अंकल बैठिए आप, हम कुर्सी दूसरी ला रहे हैं। और अगर इतना नहीं हुआ तो समाज में जो व्यक्ति है वो और बढ़िया से इनको करेगा, और फिर धीरे से कहेगा बेटा एक गिलास पानी ले आओ थोड़ा अंकल के लिए। अब ये मना करेगा, कभी नहीं मना करेगा, क्योंकि इसकी इतनी क्या हुई है, तारीफ, और अपने आप को अच्छा बनने के चक्कर में वो लाके देगा क्या, पानी, तो उसके अंदर नैतिकता आएगी। नेक्स्ट देखना, सामाजिक संरक्षण। अब यहाँ पर क्या होता है, कानून व्यवस्था ये सब बच्चा जान जाता है, इसका थोड़ा बहुत कंजर्वेशन करना स्टार्ट कर देता है, प्रारंभ कर देता है। रेड लाइट का, जेब्रा क्रॉसिंग का, इसका सबका कहीं ना कहीं संरक्षण करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, अच्छा, लॉरेंस कोहलबर्ग ने एक कहानी भी बताई थी, कभी बढ़िया सिद्धांत पढ़ाएंगे तो इसी यूट्यूब पर आप देखना, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कहानी क्या थी
उसकी पत्नी की, एक हिंज नामक व्यक्ति था, उसकी पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है और उसको गंभीर बीमारी हो जाती है। और गंभीर बीमारी हो जाती है तो उस गंभीर बीमारी का इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास ले जाता है। जब डॉक्टर के पास ले जाता है, डॉक्टर कहता है कि ये लाइलाज बीमारी है, अब ये पत्नी आपकी बचेगी नहीं। लेकिन कुछ समय बाद डॉक्टर इसके पास फोन करता है, कहता है कि देखो एक दवा मेडिसिन एक फार्मासिस्ट ने बनाई है और अगर आप चाहते हो आपकी पत्नी बच जाए तो उसके लिए क्या ले आओ, दवा ले आओ। बहरहाल वो दवा लेकर आता है, चोरी वोरी करता है। पूरी कहानी आपको बढ़िया से बताएंगे, डिस्क्राइब कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम लोग प्रैक्टिस सेशन में हैं, तो बस इतना समझ लेना, हिंज की कहानी है। किसकी कहानी है? हिंज की। फिर सामाजिक अनुबंधन में आ जाता है, बहुत सारे बॉन्ड होते हैं, समाज के रूल रेगुलेशन होते हैं, उसका पालन करने लग जाता है। फिर आता है हमारा सार्वभौमिक, मतलब हमारे यूनिवर्सल जो ट्रुथ होते हैं उसके आधार पर पालन करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? तो अब देखना, पूर्व परंपरागत कितना 4 से 10 वर्ष, परंपरागत कितना 10 से 13 वर्ष, उत्तर परंपरागत कितना 13 से 16 वर्ष। अब देखना, अगर ये याद हो गया होगा तो अभी सवाल आपका देखना क्या था। सवाल आपका था लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्ष। पहले तो ये की पॉइंट हमें याद रखना है, 7 से 8 वर्ष। अब देखो 7 से 8 वर्ष हमारा कौन सी अवस्था में, तो 4 से 10 वर्ष है, इसी के बीच में तो आएगा 7 से 8 वर्ष। तो इसका मतलब कौन सी, पूर्व परंपरागत, पहला ही स्टेज है। कौन सा है? पहला ही स्टेज है। तो पहले स्टेज में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? पहले स्टेज में देखो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, ये सब हमारा कौन सी, दूसरी अवस्था में, ये कट गया। सामाजिक अनुबंध मतलब बॉन्ड, ये भी हमारा कट गया, ठीक है। और सार्वभौमिक हमारा सबसे तीसरे वाले में था, ये भी कट गया। तो बचा कौन सा, दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लो फिर से एक बार, 7 से 8 वर्ष का बच्चा था, दंड एवं आज्ञा पालन, ठीक है, यही हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब आपका। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहां तक बताओ क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट हमारा होगा सवाल, और नेक्स्ट होगा सवाल नंबर जीन पियाजे। बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन साहब, बहुत बेहतरीन सवाल लग चुका है आपकी स्क्रीन पर। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता, सीक्वेंसी जो हमारी होती है, किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन। बताना, पहला ऑप्शन कह रहा वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। फिर कह रहा दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता। फिर कह रहा चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। चौथा कह रहा स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानीय मानचित्रण की क्षमता। ठीक, देखो स्थानीय, स्थान जैसे विद्यालय, इसकी सबकी बात नहीं है। चिंतन का वर्णनात्मक प्रयोग, ये भी नहीं। कहानी कथन, दूसरों का परिप्रेक्ष्य भी नहीं है। लेकिन सही कौन सा है, वस्तुओं की एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम। जैसे क्रमबद्धता, मान लो अगर हमने 4-5 छड़ी रख दी, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो हमने छड़ी रख दी, एक छड़ी हो गई, दूसरी छड़ी हो गई, उसकी लंबाई ये हो गई, तीसरी छड़ी हो गई, उसकी लंबाई ये हो गई, चौथी छड़ी हो गई, उसकी लंबाई ये हो गई, पांचवी छड़ी हो गई, उसकी लंबाई ये हो गई, है ना। ऐसे ऐसे छड़ी रख दी। अब वो क्या करेगा कि जो छड़ी सबसे छोटी है पहले उसको लगाया, फिर उससे बड़ी वाली को लगाया, फिर उससे बड़ी वाली को लगाया, फिर उससे बड़ी, मतलब ऐसे सीक्वेंस में लगाना स्टार्ट कर दिया, ऐसे। ठीक है, ऐसे बिल्कुल सबसे छोटी, फिर बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, ऐसे अगर सीक्वेंस क्रमबद्धता लगाना स्टार्ट कर दे रहा है तो हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन। ठीक है, लंबाई के आधार पर, चौड़ाई के आधार पर, कैसे भी आपको कहे, है ना। जैसे मान लो ऐसे आपने कुछ ऐसे टिक्की टाइप का बना दिया मिट्टी का, फिर इससे बड़ा बना दिया, ठीक है, फिर इससे बड़ा बना दिया, ठीक है। ऐसे अगर आपने दिया तो वो कहीं ना कहीं इस सबसे पहले इसको रखा, फिर उसके ऊपर इसको रखा, फिर इसको रखा, तो चौड़ाई के आधार पर, मोटाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर क्रमबद्धता करना स्टार्ट कर देता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखना। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जीन पियाजे के अनुसार इसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? जीववाद है,
या केंद्रिता है, या परिकल्पित निगमनात्मक है, या संक्रमण परिणाम निकालना। बहुत बेहतरीन सा सवाल साथी आपकी स्क्रीन पर लगा है, बहुत लाजवाब सवाल लगा है। इसका सही जवाब बताना क्या होगा, अब देखना साथी। यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से, समझना। देखना, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है, कितने वर्षीय, 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबा दिया जाए, चिकनी मिट्टी का गोला है, ये मान लो गोला है चिकनी मिट्टी का, अब इसको क्या कर दिया जाए, यदि क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, दबा दिया जाए, तो एक सांप के रूप में क्या हो जाता है, परिवर्तित। मान लो ऐसे दबाया बच्ची ने, ऐसे ऐसे गोला बना दिया उसका, है ना, पतला कर दिया, और ये जैसे ही दबाया तो ऐसे ऐसे करके वो सांप के टाइप में बन गया। ठीक, ऐसे चिकनी मिट्टी को क्या कर दिया, गोले को चिपका दिया, तो क्या बन गया, सांप टाइप में बन गया। तो चिकनी मिट्टी बन जाती है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी क्या, जीववाद की भावना नहीं, जीववाद की भावना एनिनिज्म वो कहलाता है कि जहां पर बच्चा जितनी भी चीजें हैं, मान लो कुर्सी है, मेज है, चिकनी मिट्टी है, इसको कहीं ना कहीं क्या समझने लग जाए, जीव समझने लग जाए। तो यहां पर तो कुछ ऐसा है नहीं, वो तो सांप बनने की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। केंद्रिता मतलब होता है सेंट्रलाइज, ठीक है, और विकेंद्रीकरण डिसेंट्रलाइज। परिकल्पित निगमनात्मक, अभी इतना बच्चा बड़ा नहीं हो गया है कि वो लॉजिकली सोचने लग जाए, इसलिए ये क्या हो गया, गलत हो गया। संक्रमण परिणाम निकालना, ऐसा भी नहीं कर रहा है, ये भी क्या हो गया, गलत। लेकिन इसके बारे में सुनना, थोड़ा सा समझना। एक होता है केंद्रिता, एक होता है विकेंद्रिता, केंद्रिता, और दूसरा होता है विकेंद्रिता। एक होता है केंद्रिता और दूसरा होता है विकेंद्रिता। बहुत बढ़िया साथी, ध्यान से समझना। जैसे केंद्रिता की बात करें, केंद्रिता की बात करें तो जब बालक हमारा गहराई से या वास्तविक रूप से चिंतन नहीं कर पाता, तो वो हमारा क्या कहलाता है, नहीं कर पाता। तो हमारा क्या कहलाता है, बच्चा अभी केंद्रिता में है। ठीक है, बिल्कुल सेंट्रलाइज है, जिस पर अड़ गया है बस उसी को जानता है और आगे कुछ नहीं जानता। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या होगा, जब बच्चा गहराई से किसी चीज को सोचे या वास्तविक रूप से चिंतन करने लग जाता है, तो हमारा क्या कहलाएगा, तब हमारा कहलाएगा विकेंद्रीकरण। अब इसका एग्जाम्पल समझना, यहाँ पर इसका एग्जाम्पल बढ़िया समझना। जैसे मान लो हमने कहा कि एक क्या है, छोटा चौड़ा गिलास है, और एक क्या है, पतला लंबा गिलास है। ये कैसा है, तो ये छोटा चौड़ा गिलास, छोटा चौड़ा गिलास। ये कैसा है, तो पतला लंबा गिलास, पतला लंबा गिलास। बिल्कुल ध्यान से समझना, ये हमारा छोटा चौड़ा गिलास है, ये पतला लंबा गिलास है।
अब बच्चे के सामने रखा गया और दोनों के अंदर जो वॉल्यूम है, मान लो दोनों के अंदर मिल्क है, क्या है, मिल्क है, और दोनों के अंदर 200 ml मिल्क है। कितना है, 200 ml। 200 ml इसमें भी है, 200 ml इसमें भी है। मिल्क यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक ऐसे मिल्क भरा हुआ है, ठीक है, मिल्क क्या है, भरा हुआ है। मिल्क क्या है, भरा हुआ है, ठीक। अब सुनना ध्यान से, जब बच्चे के सामने एक छोटा चौड़ा गिलास रखा जाता है और एक पतला लंबा गिलास रखा जाता है, और देखा जाता है जब बच्चा हमारा कहता है, ऐसे बच्चे जो कहते हैं कि देखो ये लंबा है, ये बड़ा गिलास है मम्मा, इसमें हम दूध पिएंगे, इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है, ज्यादा है, और इसमें क्या है, कम है, इसमें क्या है, कम है। मतलब सवाल हमारा बना कि जब बच्चा हमारा छोटे लंबे छोटे चौड़े गिलास की अपेक्षा पतले लंबे गिलास को वरीयता ज्यादा देता है, वरीयता क्या करता है, ज्यादा देता है, पतले लंबे गिलास को क्या है, देता है, वरीयता ज्यादा देता है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चा क्या है, केंद्रीकरण में है। किसमें है, केंद्रीकरण में है। किसमें है, केंद्रीकरण में है, मतलब सेंट्रलाइज है, एक ही चीज पर अड़ा हुआ है। अभी वो वास्तविक रूप से चिंतन नहीं कर पा रहा है, गहराई से चिंतन नहीं कर पा रहा, तो बच्चा किसमें है, केंद्रीकरण में। अब उसको नहीं पता है कि दोनों गिलास का जो वॉल्यूम है, दोनों गिलास में जो दूध है वो दोनों बराबर हैं, दोनों में दूध ज्यादा है, मतलब दोनों में दूध बराबर है, किसी में कम ज्यादा नहीं है। अगर ये नहीं समझ पा रहा तो वास्तविक रूप से चिंतन नहीं कर पा रहा है, वो बिल्कुल केंद्रीय है, सेंट्रलाइज है, ठीक है, सेंटर में है। लेकिन अगर बच्चा कह रहा है कि नहीं दोनों तो सेम है, दोनों में क्या है, मिल्क बराबर है, ये छोटा चौड़ा है, ये इसको पतला कर दिया गया है, लेकिन मिल्क क्या है, बराबर है। जब मिल्क बराबर है तो वो सोच रहा है कि देखो जब मिल्क बराबर है तो गिलास चाहे जैसा हो, हमारा मिल्क क्या है, बराबर है। तो वास्तविक रूप से चिंतन कर रहा है विकेंद्रीकरण। क्या है, विकेंद्रीकरण। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया। तो यहां पर देखो क्या है, क्या वो बच्चा जो हमारा है, क्या वो बच्चा जो हमारा है, ये 5 वर्षीय नसीमा, क्या लगता है चिकनी मिट्टी जो गोला है, अब ये जो गोला है चिकनी मिट्टी का, अब अगर ये वास्तविक रूप से चिंतन कर पाती, ये वास्तविक रूप से अगर चिंतन कर पाती तो वो इसको सांप नहीं बताती, सांप बन जाएगा, ठीक है। तो किसमें है, केंद्रिता, उसके अंदर क्या है, केंद्रिता, ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार समझ लेना, जैसे हमने कहा कि जब बच्चा केंद्रिता में होगा, जब बच्चा किसमें होगा, केंद्रिता में होगा, तो ना तो वो गहराई से चिंतन कर पाएगा, ना वास्तविक रूप से चिंतन कर पाएगा, वो किसी एक ही चीज पर रहेगा। अच्छा दूसरा समझ लेना, जैसे मान लो एक एग्जांपल और समझो, जैसे हमने कहा कि मान लो बच्चे से हमने कहा बेटा 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है, सिखा के गए 2 + 2 बराबर 4 होता है। फिर बाद में हमने कहा बेटा 2 × 2 बराबर भी क्या होता है, 4 होता है। अब हमारे ऊपर भड़क गया, अभी तो सुबह सिखा के गए हो कि 2 + 2 बराबर 4 होता है, अब बता रहे हो 2 × 2 बराबर भी 4 होता है। अभी तो हमको सुबह सिखा के गए हो कि 2 + 2 बराबर क्या होता है, 4 होता है, अब आप हमको बता रहे हो 2 × 2 बराबर भी क्या होता है, 4 होता है। तो ध्यान से समझना साथी, जैसे ही 2 + 2 बराबर 4 समझा था और फिर उसको आप गए कहा कि 2 × 2 बराबर भी 4 होता है, तो यहां पर देखना एक होता है पलटावी गुण, पलटावी गुण, और एक होता है अपलटावी गुण, अपलटावी गुण। एक होता है पलटावी गुण और दूसरा होता है अपलटावी गुण। जब बालक विचारों को पलटने में कठिनाई महसूस करे तो उसके अंदर कौन सा गुण पाया जा रहा है, अपलटावी का गुण। मतलब चीजों को पलटने में सक्षम नहीं है, अपनी चिंतन को पलटने में उसको सक्षम नहीं है। लेकिन अगर चीजों को पलटने में सक्षम होगा तो उसमें कौन सा गुण पाया जाएगा, पलटावी का गुण, ठीक है। जैसे हमने कहा कि बेटा 2 + 2 बराबर 4 होता है, तो कहा ठीक है। फिर कहा 2 × 2 बराबर भी 4 होता है, तो कहा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ जाए। तो ये हमारा जीन पियाजे की 4 अवस्थाएं होती हैं। तो पहली और दूसरी अवस्था में
कौन सा गुण पाया जाएगा? तो अपलटावी का गुण। और तीसरी और चौथी अवस्था में कौन सा गुण पाया जाएगा? पलटावी का गुण। ध्यान से फिर समझ लेना पूरा अच्छे से। जैसे पहली अवस्था की बात करें तो पहली अवस्था हमारी कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। कौन सी है? संवेदी गामक अवस्था। दूसरी अवस्था की बात करें तो दूसरी अवस्था हमारी कौन सी है? तो दूसरी अवस्था हमारी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। तीसरे की बात करें साहब, तीसरी अवस्था की बात करें तो तीसरी अवस्था हमारी कौन सी होती है? मूर्त या ठोस या स्थूल संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। और लास्ट हमारी हो जाती है चौथी। कौन सी? चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था हमारी कौन सी होती है? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। अब इसकी एज भी देख लेना। सबसे पहले की होती है जन्म से 2 वर्ष, दूसरे की 2 से 7 वर्ष, तीसरे की 7 से 11 वर्ष, 11 से 15 वर्ष, इतनी होती। ठीक। तो पहली और दूसरी वाली में कौन सा? अपलटावी का गुण है ना। और इसी में पहली और दूसरी वाली में केंद्रीयता भी पाई जाती है। केंद्रीयता पूछा जाए, सेंट्रलाइज होता। दूसरे वाले में कौन सा गुण? पलटावी का गुण मतलब रिवर्सिबिलिटी। ठीक है। ये होता है इररिवर्सिबिलिटी। इसमें कौन सा पाया जाएगा? विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। क्लियर है इतनी बात? तो पहली अवस्था दूसरी अवस्था में कौन सा गुण? तो पहली और दूसरी अवस्था में कौन सा गुण पाया जाएगा? अपलटावी का गुण। और इसी में केंद्रीयता। और तीसरी और चौथी अवस्था में कौन सा? पलटावी का गुण। इसी को क्या? केंद्रीयता। ठीक है। फिर देखना बैक में आपसे सवाल क्या पूछा था। सवाल आपसे पूछा था 5 वर्षीय नसीमा को लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर सांप के रूप में क्या कर दिया जाए? परिवर्तित कर दिया जाए तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। परिवर्तित चिकनी मिट्टी क्या होती है? एक सांप के रूप में क्या होती है? बन जाती है। तो उसके अंदर क्या पाई जा रही है? केंद्रीयता। अब वो वास्तविक रूप से चिंतन नहीं कर पा रही, अभी वो इतना लॉजिकली नहीं। और एज से भी आपको पता चल जाता है कितनी? 5 वर्ष से। ठीक है। तो साथी आज हम लोगों ने कितने सवाल किए हैं? 10 सवाल किए हैं। आज का सेशन जो हमारा है 10 सवाल का सेशन है। लेकिन ये 10 सवाल नहीं, आप अगर विधिवत तरीके से पढ़ोगे, देखोगे पूरे वीडियो को, तो आपको इस सवाल से कम आपको 30 सवाल कवर हो रहे हैं। 30-40 सवाल, क्योंकि हमने सारे ऑप्शन बढ़िया से समझाए हैं। और जो भी हमारा टॉपिक से संबंधित था तो पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर कराया है। ठीक है। तो बिल्कुल जो भी आपके दोस्त यार भाई बहन साथी जितने भी हों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। बस इसी में हमारा सबसे ज्यादा, जब हम लोग मोटिवेट होते हैं, टीचर मोटिवेट होता है, तो उसका वीडियो जब बहुत बढ़िया चलता है, लोग देखते हैं, और हमारी तरफ से पूरी मेहनत रहेगी कि आपका सीटेट जुलाई से पहले इतना प्रैक्टिस करा दें। देखो अभी हम सिर्फ आपको सवाल सॉल्व करके बता के चले जाते कि अच्छा ये सवाल है, इसका आंसर ये होगा, कोई मतलब नहीं निकलता साहब, कोई मतलब नहीं निकलता। हम सवाल के साथ साथ आपको टॉपिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कराएंगे। ये हमारा वादा है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी आप आंसर दोगे। क्लियर है? तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मिलते हैं इसी 10 सवाल के आगे नेक्स्ट सेशन में और बेहतर तरीके से। ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।